वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11th इको का 8th चैप्टर इस वीडियो में हम देखेंगे, जो है आर्थिक सुधार मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म। सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे। स्वतंत्रता भारत के नीति कारकों के समक्ष भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की चुनौती थी। इसके लिए भारत ने आर्थिक क्षेत्र में मिश्र अर्थतंत्र वाली अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। उसमें समाजवादी ढंग से समाज की रचना करने की तरफ झुकाव अधिक था। सन 1947 से 1990 तक भी समयावधि में भारत द्वारा अपनाई गई आयोजित विकास की व्यूह रचना और अर्थतंत्र पर राज्य के अधिक अंकुश के कारण हमें आर्थिक ध्येयों को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हुई, ऐसा तमाम आर्थिक विशेषज्ञों को महसूस हुआ। मतलब कि देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत को अपनी आर्थिक कंडीशन को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, लेकिन फिर भी उन्हें क्या महसूस हुआ, जो विशेषज्ञ थे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें आर्थिक ध्येयों को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आ रही है। भारत की लेन देन की तुलना में घाटा अधिक रहा, अर्थात आयात की अपेक्षा निर्यात कम होने से विदेशी पूंजी की आय कम रही। भाई, आयात अगर अधिक मात्रा में हो और निर्यात यदि कम प्रमाण में हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में वस्तु की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। और यदि हम अधिक मात्रा में निर्यात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ उस वस्तु की पर्याप्त मात्रा में वह वस्तु उपलब्ध है। तो इसलिए हम इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी को कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि विदेशी पूंजी से हम आय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अन्य देशों या वित्तीय संस्थाओं से मदद लेनी पड़ती थी। दुनिया के विकसित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं ने भी भारत में मौद्रिक सहायता देने से पहले शर्त रखी कि भारत अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करे और अर्थतंत्र को राज्य के अंकुशों से मुक्त करे। इसलिए भारत ने आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया तथा उसके लिए आवश्यक संस्थाकीय और कानूनी परिवर्तन भी किए। अब हम देखेंगे कि 1991 की आर्थिक नीति के परिवर्तन के क्या उद्देश्य रहे हैं। देखो, राज्य की अंकुश वाली अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ से जाना तथा मिश्र अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व घटाकर निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ाने के लिए भारत में सन 1991 में आर्थिक कानून बदल दिए गए, जिससे आर्थिक नीति में परिवर्तन हुआ, जिस प्रक्रिया को आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है। उसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए अब क्या उद्देश्य है। सबसे पहला है कि भारत की अपार प्राकृतिक संपत्ति तथा मानव संपत्ति का आर्थिक विकास में उपयोग हो, उसके लिए निजी और विदेशी पूंजी निवेश को अधिक प्रोत्साहन देना। सेकंड है, देश के जो संसाधन है तो संसाधनों को अधिक कार्यक्षम बनाकर उसका अधिकतम उपयोग करना, मतलब अधिक से अधिक उन संसाधनों को उपयोग में लाना। राज्य के खर्च में कमी करना, सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण द्वारा प्राप्त मुद्रा को प्रजा के कल्याण के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए खर्च करना। देश की आय, रोजगार तथा निर्यात आय में बढ़ोतरी करना। देश के आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। दीर्घकाल में देश के आर्थिक विकास वृद्धि दर को निरंतर बढ़ाना। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही भारत ने 1991 से लेकर आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया, जिसके 3 पहलू कहलाते हैं। एक पहलू है उदारीकरण, सेकंड है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। तो अब हम उदारीकरण के बारे में जानेंगे। देखिए, राज्य की अंकुश वाली अर्थव्यवस्था में निजी साहस, व्यक्तिगत निर्णयों की स्वतंत्रता, बाजार के तत्वों द्वारा आर्थिक निर्णयों का वर्चस्व बढ़े और राज्य का हस्तक्षेप घटे, उसे क्या कहा जाता है, उदारीकरण।
भारत के मिश्र अर्थतंत्र में राज्य के अंकुश वाले आर्थिक निर्णयों में निजी और बाजार आधारित क्षेत्र को स्वीकार करने को उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण में अर्थतंत्र में राज्य का अंकुश घटता जाता है। आर्थिक निर्णयों की प्रक्रिया में बाजार में मांग पूर्ति के तत्वों का असर बढ़ता जाता है। विभिन्न चरणों में सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को प्रवेश कराया जाता है। देश के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष दिया जाने वाला विशेष नीतिगत रक्षण क्रमशः क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अर्थात राज्य देश के उद्योगों और विदेशी उद्योगों के मामले में तटस्थ रहता है। अब हम देखेंगे उदारीकरण की प्रक्रिया। भारत में आर्थिक उदारीकरण का अमल विभिन्न चरणों में हुआ है, मतलब अलग अलग चरणों में हुआ है। सरकार ने प्रथम देश के उत्पादकों, पूंजी निवेशकर्ताओं के लिए नियमों में छूट प्रदान की। अब उदारीकरण की नीति अपनाई गई तो उसके बाद क्या किया गया, सरकार ने क्या किया कि जो देश के उत्पादक हैं, जो लोग पूंजी निवेश करते हैं, उन्हें कुछ छूट प्रदान की गई ताकि वे क्या कर सकें, अधिक पैमाने पर उत्पादन कर सकें, अधिक पैमाने पर पूंजी लगा सके। उसके बाद विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए प्रवेश हेतु छूट प्रदान की, मतलब जो लोग विदेशी पूंजी के लिए निवेश करते हैं उन्हें भी छूट दी गई। उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्रों को भी व्यूहात्मक रीति से नियंत्रण मुक्त किया गया। जैसे देखिए, पहले उपभोग के क्षेत्र में मुक्त हुए, बाद में सार्वजनिक क्षेत्रों को एवं मुद्रा बाजार को मुक्त किया गया। आर्थिक नीतियों का परिवर्तन या जिसे अधिकतर आर्थिक सुधार कहते हैं, उसे अमल करवाने के लिए आर्थिक कानूनों में परिवर्तन करना पड़ता है। भारत की संसद ने इसके लिए विभिन्न चरणों में कानूनों में क्या किया है, परिवर्तन किया है। जैसे कि MRTP एक्ट 1969 को कॉम्पिटिशन एक्ट में बदला गया। सेकेंड है, फेरा में से रेगुलेशन शब्द को हटाकर मैनेजमेंट शब्द रखा गया, अर्थात अब नियंत्रण करने के बदले संचालन करना होगा, जिससे फेरा के स्थान पर फेमा हो गया। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए गए, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित क्षेत्रों को घटाकर 3 कर दिया गया। छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए पूंजी निवेश की मर्यादा बढ़ाई गई, जिससे वे नवीनीकरण के पीछे भी खर्च कर सके, मतलब और उसमें नवीनता ला सके। विदेशी पूंजी निवेश की प्रक्रिया सरल बनी और तमाम आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश हेतु अपने आप लाइसेंस प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था भी की गई। राजकोषीय नीति, व्यापार नीति और आयात निर्यात नीति के द्वारा राज्य को बाजार तत्वों द्वारा आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया गया। सब्सिडी खर्च में कमी की गई। आयात निर्यात लाइसेंस नीति सरल बनाई गई। मुद्रा की दर को अधिक मुक्त बनाया गया। तो इन सभी की वजह से क्या किया गया, उदारीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। मतलब कि जो लोग व्यापार को बढ़ाने में या व्यापार करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें छूट दी गई। नेक्स्ट है निजीकरण। निजीकरण अर्थात औद्योगिक मालिकी का सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र में हस्तांतरण, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में से किस में हस्तांतरण, निजी क्षेत्र में हस्तांतरण। सरकार देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की मालिकी एवं संचालन करती है। इस मालिकी एवं संचालन को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया ही निजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए फिर से, सरकार देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की मालिकी एवं संचालन करती है। भाई हम जिसे गवर्नमेंट या सरकारी दफ्तर या सरकारी मालिकी वाली जो भी कंपनियां हैं, ऐसा अगर कहते हैं तो उसका संचालन कौन करता है, सरकार करती है।
लेकिन इस मालिकी एवं संचालन को पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। निजीकरण निम्न प्रकार से हो सकता है, देखिए, विनिवेशीकरण द्वारा, सेकंड है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कम करके निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ाना, थर्ड है सार्वजनिक एवं निजी संयुक्त मालिकी के उद्योग स्थापित करना। अब हम देखेंगे भारत में विनिवेशीकरण का अर्थ और इसकी प्रक्रिया। विनिवेशीकरण अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में से राज्य सरकार स्वयं अपना हिस्सा कम करके निजी क्षेत्र को बेच दे, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में से सरकार अपनी पूंजी वापस ले ले, उसे विनिवेशीकरण कहा जाता है। प्रक्रिया देखेंगे। भारत में विनिवेशीकरण की प्रक्रिया समझने के लिए दो बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के शेयर निजी क्षेत्र को बेचकर मालिकी का हस्तांतरण करे तो उसे निजीकरण कहा जाता है। ऐसे निजीकरण दो प्रकार से होते हैं। एक तो है सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम शेयर निजी क्षेत्र को बेच देना, अर्थात मालिकी का संपूर्ण हस्तांतरण कर देना, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी शेयर है वो क्या करना, निजी क्षेत्र को बेच देना, संपूर्ण बेच देना, मतलब पूरी तरीके से हस्तांतरण कर देना। सेकंड है सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ शेयर निजी क्षेत्र को बेचना, जैसे कि 29% या 49% निजी क्षेत्र को बेचना, यह क्या कहलाएगा, आंशिक निजीकरण। यदि 51% से कम शेयर बेचे जाए तो छोटे पैमाने का विनिवेशीकरण कहलाएगा। 51% से अधिक शेयर बेचे जाए तो बड़े पैमाने का विनिवेशीकरण कहा जाता है। क्योंकि 51 से कम है तो इसकी मालिकी किसके पास होगी, सार्वजनिक क्षेत्र के पास होगी। लेकिन अगर 51 से अगर अधिक है तो इसकी मालिकी किसकी होगी, निजी क्षेत्र की होगी। देखिए आगे, सरकार कुछ उद्योगों की मालिकी रखती है और कुछ उद्योगों पर अंकुश भी रखती है। विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र जहाँ पर निजी निवेशकर्ता को प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है। निजीकरण की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार हस्तक सार्वजनिक क्षेत्र में भी कार्य करने की छूट प्रदान की है। आगे देखेंगे, आज़ादी के बाद के शुरुआत के वर्षों में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तारण हुआ था। 31 मार्च 1951 में भारत में सरकार हस्तक 5 उद्योग थे, जो 1990 में बढ़कर 233 हो गए। मार्च 2010 में यह संख्या 217 हो गई और 2015 में 300 हो गई। किंतु पुराने उद्योगों में से विनिवेशीकरण चालू रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए क्षेत्रों को निजी पूंजी निवेश के लिए खोल दिया गया। वर्तमान में अणु ऊर्जा के लिए नियंत्रित साधन तथा रेलवे सरकार के हस्तक नियंत्रित है, मतलब इस पर किसका, यह है सरकार का। थर्ड देखेंगे हम वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अर्थात देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ अधिक से अधिक जोड़ने की प्रक्रिया, जिससे भारत दुनिया के देशों के साथ अधिक संबंध बढ़ाए, जैसे कि चीज वस्तुएं, पूंजी, मानव संसाधन, टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक साधन, मौद्रिक साधन, व्यापार के क्षेत्र में देश के अर्थतंत्र में सरकार द्वारा लगाए गए अंकुशों को क्रमशः कम करना या हटाना। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए इस प्रकार की खुली नीतियों को अपनाना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अधिक कर्ज में डूबे विकासशील देशों को उनकी संरक्षणात्मक आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए मजबूत किया। भारत ने भी देश के उद्योगों को रक्षण देने वाली आर्थिक नीतियों में से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन नीतियाँ स्वीकार की और भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आयात निर्यात लाइसेंस नीति को सरल किया गया। सन 1995 में भारत विश्व व्यापार संस्था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, जिससे उसके नियमों का पालन करना पड़ा। भारतीय चलन रुपये को अन्य देशों के चलन के साथ विनिमय दर को क्रमशः मुक्त किया, जिससे क्रय विक्रय भी सरल बना। इस प्रकार अपने रुपये का मूल्य व्यापार द्वारा निर्धारित होता है। देश के अर्थतंत्र में सीधा विदेशी पूंजी निवेश को विभिन्न क्षेत्रों एवं चरणों में अधिक से अधिक मुक्त बनाया। भारतीय उद्योगपतियों जो निवेश करता है उन्हें तथा अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यवहारों में अधिक छूट दी गई। देश एवं विदेश के उत्पादकों, व्यापारियों, निवेशकर्ताओं के लिए सरकार नीतिगत रूप से तटस्थ बनी, अर्थात घरेलू उद्योगों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने की नीति में परिवर्तन किए गए। अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सामाजिक आदान प्रदान भी सरल बने। नेक्स्ट है भारत में विदेशी पूंजी का निवेश। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। भारत की नियंत्रित और व्यवस्था में सरकार ही देश की मौद्रिक आवश्यकताओं जैसे कि उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश, चीज वस्तुओं या टेक्नोलॉजी की आयात के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता आदि हेतु विदेशी संस्थाओं या व्यक्तियों के पास से मदद लेना। क्योंकि विदेशी पूंजी निवेश पर नियंत्रण थे, सन 1991 के बाद सरकार ने आर्थिक कानूनों में परिवर्तन करके विदेशी व्यक्ति या संस्थाओं के पास से सीधा उद्योगों में अधिक प्रमाण में निवेश करने की छूट प्रदान की। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के प्रकार। विदेशी पूंजी निवेश को दो प्रकार से समझा जा सकता है। जब विदेशी व्यक्ति या संस्था मतलब कोई कंपनी देश के अर्थतंत्र में वस्तु या सेवा के उत्पादन या उसके विक्रय के क्षेत्र में सीधा पूंजी निवेश करे तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कहा जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में वे भारतीय सरकारी या निजी कंपनी के शेयर खरीद कर प्रत्यक्ष भागीदार बन सकते हैं या फिर खुद का उद्योग स्थापित करके उसके मालिक भी बन सकते हैं, लेकिन किसके ज़रिए? विदेशी पूंजी निवेश के ज़रिए। सेकंड है विदेशी संस्था के पूंजी निवेश। जब विदेशी निवेशकर्ता वस्तु या सेवा के उत्पादन में फैक्ट्री या धंधा की स्थापना करने के बदले देश के मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार में शेयर या बॉन्ड खरीदकर निवेश करे तो उसे विदेशी संस्थाकीय निवेश कहा जाता है। विदेशी संस्थाकीय निवेश कब कहा जाएगा? जब विदेशी निवेशकर्ता बॉन्ड या फिर शेयर खरीदे और उस पर निवेश करे तो उसे क्या कहा जाएगा? विदेशी निवेश, संस्था की निवेश कहा जाएगा। ऐसी कंपनियों का विदेशी संस्थागत निवेशकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई मात्रा में ही ऐसे निवेश किए जा सकते हैं। अधिकतर ऐसे निवेश विदेशी बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड आदि के द्वारा कंपनियों द्वारा ही होता है। विदेशी कंपनी जितनी तेज़ी से शेयर बाजार में मुद्रा लाती है उतनी ही तेज़ी से वापस भी
खींच सकती है, जिससे देश के अर्थतंत्र में अस्थिरता का जोखिम बना रहता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश। वैश्वीकरण के बाद भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादन तथा विक्रय के क्षेत्रों में सीधा निवेश किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कहा जाता है। यहाँ पर कंपनियाँ फैक्ट्री उद्योग धंधों में स्वयं स्थापित करती है तथा सीधे भागीदारी भी करती है और संचालन पर नियंत्रण रखती है। इसे क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश। अब प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के क्या क्या स्वरूप है वो देखेंगे। पहला है वे संस्था के निवेश के रूप में निवेश के स्वरूप में होती है। सीधा पूंजी निवेश के स्वरूप में होने से वह ज़्यादा स्थिर निवेश गिना जाता है। सेकंड है वे यंत्रों कच्चा माल संपत्ति के स्वरूप में होती है। वे देश में नई टेक्नोलॉजी के रूप में आती है। वे सीधा पूंजी निवेश के स्वरूप में हो सकती है। वे कार्य संस्कृति उत्पन्न करती है। भारत में आए अलग अलग चरणों में विविध आर्थिक क्षेत्रों में भी स्वतंत्र रूप से तथा भारत के निवेशकर्ताओं के साथ मिलकर विदेशी पूंजी निवेशकर्ताओं ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाया है और भारत के विदेशी मुद्रा कोष का आरक्षण भी बढ़ाया है। अभी हम देखते हैं भारत की विदेश व्यापार नीति। भारत की विदेश व्यापार नीति हमेशा चुनौतियों का सामना करती आई है। अब कौन कौन सी चुनौतियाँ वो देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष गृह उद्योगों को रक्षण देने के लिए आयातों पर नियंत्रण आवश्यक होना चाहिए। सेकेंड है गृह उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने और आयात प्रतिस्थापन हेतु टेक्नोलॉजी यंत्रों तथा संसाधनों के आयात का प्रमाण निश्चित करना। विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए अनावश्यक चीज वस्तुओं की आयातों पर अंकुश लगाना। आवश्यक आयातों के भुगतान हेतु जरूरी विदेशी मुद्रा की कमाई हेतु निर्यात को प्रोत्साहन देना। सभी भारतीय वस्तुएं गुणवत्ता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नहीं टिक सकती। विदेशी नीति के लिए इस प्रश्न का हल निकालना चुनौतीपूर्ण था। विदेश व्यापार नीति बनाने में रोजगार का व्यापक आधार समान छोटे एवं गृह उद्योगों के उत्पादन तथा विकास को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता उत्पन्न होती है। भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यदि करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं आंतरिक व्यापार की समस्याओं की तुलना में अलग होती है। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखकर भारत में विदेशी व्यापार नीति प्रस्तुत होती रही और समय अंतराल में उसमें निरंतर परिवर्तन भी होते रहे हैं। अब हम देखते हैं भारत की विदेश व्यापार नीति के चरण। अब भारत की विदेश व्यापार नीति दो भागों में बांटी जा सकती है। नंबर 1 है वैश्वीकरण से पहले विदेश व्यापार नीति और वैश्वीकरण के बाद विदेश व्यापार नीति। तो वैश्वीकरण से पहले है आज़ादी के बाद शुरुआत के वर्षों में प्रशासनिक आर्थिक राजनीतिक ढांचे को व्यवस्थित करना था। चूँकि देश विदेशी शासन में से मुक्त हुआ था, मतलब विदेशों का गुलाम था, तो अभी तो मुक्त हुआ था, इसीलिए विदेशी वस्तु विदेश व्यापार एवं विदेशी कंपनियों के सामने या समक्ष लोगों का मानसिक विरोध था, क्योंकि लोग विदेशों पर यकीन नहीं करते थे। इस समय काल में आयातों पर अंकुश था, आयात नहीं किया जाता था और देश से निर्यात भी बहुत कम मात्रा में होता था। भारत में मिश्र अर्थतंत्र स्वीकार किया और आयोजन द्वारा विकास की व्यूह रचना अपनाई। बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना
तथा आवश्यक उद्योगों के विकास हेतु बड़े पैमाने पर आयात किया गया। विदेशी मुद्रा घट जाने के कारण उपभोगी चीज वस्तुओं की आयातों पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण किया गया। अब आयात करने के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता होगी। पहले तो अधिक मात्रा में क्या किया गया, आयात करवाया गया। किसके लिए? उद्योगों के विकास के लिए। लेकिन विदेशी मुद्रा के कम होने से फिर आयात पर रोक लगा दिया गया या फिर नियंत्रण लाया गया। भारत की विदेश व्यापार नीति में देश के उद्योगों के संरक्षण पर जोर दिया गया। मतलब देश के जो भी उद्योग हैं उनको बचाने का प्रयास किया गया। आयातों पर अंकुश लगे और निर्यात बढ़ाकर विकास करने का विचार मन में आया। भारत के निर्यातों में कृषि उपज, हस्तकला, आभूषण जैसी परंपरागत निर्यात के साथ टेक्नोलॉजी आधारित और गैर परंपरागत निर्यात में वृद्धि की गई। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा के बाजार में रुपया सरकार के अंकुश में रखा गया, जहां रुपए के अवमूल्यन द्वारा निर्यात बढ़ाने की नीति अपनाई गई, जबकि रुपए के अवमूल्यन से आयात महंगी हो गई, परंतु वह अति आवश्यक होने के कारण उसमें कमी नहीं की गई। खर्च बढ़ा और लेन देन की तुलना में घाटा उत्पन्न हो गया। शुरुआत में आयात प्रतिस्थापन द्वारा आयात खर्च घटाने की व्यूह रचना अपनाई गई। आयात प्रतिस्थापन अर्थात आयात होने वाली वस्तु की स्थानापन्न वस्तु अपने देश में उत्पन्न करने की नीति को अपनाया गया। मतलब जिन वस्तुओं को विदेशों से आयात किया जाता था उस जगह पर क्या किया गया कि अपने ही देश में उस वस्तु की जगह पर किसी दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाए, वह वस्तु अपने ही देश की हो, ऐसा प्रयास किया गया। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के पश्चात विदेश व्यापार नीति। सन 1991 से भारत ने आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया। विदेश व्यापार नीति को संरक्षणात्मक के बदले मुक्त किया गया। मतलब कि उसको सुरक्षित रखने की बजाय उसे क्या किया गया, मुक्त किया गया। आयात निर्यात लाइसेंस सरल किए गए। सिर्फ क्रूड ऑयल, खाद्य तेल और रसायन जैसी आयातों पर ही अंकुश रखा गया। मतलब कि इन्हीं पर अंकुश लगाया गया। सीधा विदेशी पूंजी निवेश को छूट और निजीकरण के कारण विदेशी कंपनियां अब देश में वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय कर सकती थी। भारत को भी वैश्वीकरण का लाभ मिला, जिससे दूसरे देश में निर्यात बढ़ा। 1991 के बाद विदेश व्यापार नीति इस प्रकार बनाई गई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़े। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन में भारत सदस्य बना और उसके मार्गदर्शन के अनुसार कानून बदले गए। आर्थिक सुधार का मूल्यांकन अब हम देखेंगे। भारत में सन 1991 से सरकार की अंकुश वाली आर्थिक नीतियां बाजार आधारित निजी संपत्ति एवं निर्णय की स्वतंत्रता वाली मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ परिवर्तन किया गया, जिसे सभी आर्थिक सुधार के नाम से जानते हैं। भारत में 1951 से आयोजित आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व और अर्थव्यवस्था पर सरकार के अंकुश द्वारा समाजवादी ढंग से समाज की रचना का उद्देश्य था। इस नीतियों में 1991 के बाद परिवर्तन आया। आज लगभग 25 वर्ष के अनुभव के बाद इन परिवर्तनों का मूल्यांकन करने पर निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है आर्थिक सुधार के अनुकूल प्रभाव। भारत ने आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी नई आर्थिक नीतियां अपनाई और आर्थिक निर्णयों में मांग पूर्ति के तत्वों का महत्व बढ़ा दिया, जिससे कीमत निर्धारण, वेतन निर्धारण, ब्याज निर्धारण अंकुश मुक्त एवं वास्तविक बने। सरकार के अंकुश कम होने से उत्पादन, पूंजी निवेश, वितरण आर्थिक तत्वों द्वारा निश्चित होने लगा। देशी एवं विदेशी का भेद घटा, जिसके परिणाम स्वरूप कई अनुकूल प्रभाव पड़े। अब जिसके कारण कौन से प्रभाव पड़े वो हम देखेंगे। देश के ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली वस्तुएं आसानी से और सस्ती कीमत पर मिलने लगी। सेकंड है
मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। किसके? तो देश के जो मुद्रा भंडार है उसमें बढ़ोतरी हुई। भारत के निर्यात में वृद्धि हुई, अधिक पैमाने पर क्या होने लगा? निर्यात होने लगा। सरकार पर विदेशी कर्ज का बोझ था वह क्या हो गया? कम हो गया। सीधा विदेशी पूंजी निवेश बढ़ गया। बड़े पैमाने के निवेशों के द्वारा निजी क्षेत्र का विकास हुआ, उत्पादन और रोजगार भी बढ़ा। साधनों की गतिशीलता में वृद्धि हुई, मतलब कि जो साधन उपलब्ध है उन्हें गतिशील बनाया गया, उसमें बढ़ोतरी हुई। सरकार के अंकुश के कारण भ्रष्टाचार, नौकरशाही, निर्णयों में विलंब और जड़ता जैसे ये सब बड़े थे, वे क्या हो गए? धीरे धीरे कम हो गए। सरकार के अंकुश और पूंजी की कमी के कारण उपेक्षित क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश द्वारा बढ़ावा मिला। वस्तुओं और सेवाओं की कमी घटी एवं उसकी विविधता में वृद्धि हुई। पहले जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं में कमी महसूस होती थी, अब उसकी जगह क्या होने लगी है? वस्तु विविध, एक ही वस्तु अलग अलग क्वालिटी की हमें मिलने लगी। नेक्स्ट है अन्य देशों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक संबंध और अधिक मजबूत बने। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? वैश्वीकरण अपनाने की वजह से। आर्थिक सुधार के प्रतिकूल प्रभाव भी हुए हैं। देखिए अब प्रतिकूल प्रभाव कौन कौन से हैं। नई आर्थिक नीति के कई सामाजिक एवं आर्थिक प्रश्न उत्पन्न किए, जैसे छोटे पैमाने के उद्योगों और गृह उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन खर्च एवं स्पर्धा के सामने वे नहीं टिक सकते। भाई बड़े जो कंपनियां हैं, बड़े उद्योग हैं, वो उनके सामने छोटे पैमाने के जो उद्योग है वह नहीं टिक पाते हैं। फिर है निजीकरण के साथ ही वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई, अर्थात देश के उत्पादक कार्यक्षम बने उससे पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का उनको क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण हुआ, सब्सिडी घटी, परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवाएं एवं आधारभूत सुविधाएं कैसी हो गई? महंगी हो गई, जिसकी वजह से तमाम वस्तु या सेवा के उत्पादन खर्च में भी वृद्धि हुई। अगला है भारतीय चलन का निर्धारण। व्यापार के आधार पर बाजार में होने से उसके मूल्य में अधिक बदलाव आया है, जिसके कारण व्यापार करने वाली कई भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बड़ी कंपनियों को निजी दर पर आपूर्ति देने की नीति अपनाई। फिर है WTO ने गुणवत्ता के ऊंचे मापदंडों को स्वीकार किया, जिसके कारण भारत जैसी देशों को कई वस्तुओं की निर्यात करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से कृषि पैदाशों की निर्यात के संदर्भ में। नेक्स्ट है निजीकरण के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हुए, जिनको सड़क, बिजली, पानी, कच्चे माल की सुविधा पर्याप्त मात्रा पर नहीं मिल पाई, जिससे उन्हें क्या महसूस हुई? तंगी महसूस हुई। आर्थिक असमानता में खूब वृद्धि हुई। नेक्स्ट है प्राथमिक वस्तुओं और सेवाओं के स्थान पर मौज शौक की वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय बढ़ गया। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को व्यापक नुकसान हुआ, ऐसा सभी लोग मानते हैं। देखिए जहाँ किसी वस्तु से लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक उसी से नुकसान भी होता है। तो ठीक इसी प्रकार आर्थिक सुधार के कारण कुछ पॉजिटिव परिणाम भी आए और कुछ नेगेटिव परिणाम भी सामने देखने को मिले। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो 2-3 बार देखनी है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। थैंक यू।